अभी हम एमए हिंदी तृतीय सेमेस्टर प्रश्न पत्र तृतीय कामकाजी हिंदी एवं पत्रकारिता के अंतर्गत पहला इकाई जिसमें हिंदी के विभिन्न रूप हिंदी के विभिन्न रूप के अंतर्गत सृजनात्मक भाषा, संचार भाषा, राजभाषा, माध्यम भाषा, कार्यालयीन हिंदी अर्थात राजभाषा के प्रमुख कार्य, प्रारूपण, पत्र लेखन, संक्षेपण, पल्लवन, टिप्पणी, ये एक इकाई के अंतर्गत इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें हिंदी के विभिन्न रूप के अंतर्गत सृजनात्मक भाषा, संचार भाषा, राजभाषा, माध्यम भाषा, इतने क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चन बनते हैं। फिर कार्यालयीन हिंदी के अंतर्गत या राजभाषा के प्रमुख कार्य के अंतर्गत प्रारूपण, पत्र लेखन, संक्षेपण, पल्लवन, टिप्पणी, तो 1 2 3 4 5 प्रश्न इससे बनते हैं। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 प्रश्न इसमें, तो कुल मिलाकर 9 प्रश्न इकाई 1 के अंतर्गत बनता है। फिर द्वितीय इकाई में हम देखते हैं, द्वितीय इकाई के अंतर्गत पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत स्वरूप एवं महत्व, फिर पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत, ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, ये एक पारिभाषिक शब्दावली है जिसके अंतर्गत पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत 1 प्रश्न, 2 प्रश्न और ये 3 प्रश्न इसमें बनते हैं। उसके बाद आते हैं हिंदी कंप्यूटर, हिंदी कंप्यूटर के अंतर्गत कंप्यूटर परिचय, उपयोगिता क्षेत्र, वेब पेज और पब्लिशिंग परिचय, है ना। वेब पेज, पब्लिशिंग परिचय दोनों को, वेब पेज और वेब पेज पब्लिशिंग परिचय 1 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 क्वेश्चन इसमें बन गए, तो इकाई 2 में 6 प्रश्न बन जाते हैं टोटल। अब आते हैं इकाई 3। इकाई 3 के अंतर्गत हम देखते हैं कि इंटरनेट संपर्क उपकरणों का परिचय। इसके अंतर्गत प्रकार्यात्मक रखरखाव एवं इंटरनेट समय मितव्ययता के सूत्र, 2 प्रश्न बन गए। फिर इंटरनेट एक्सप्लॉइट अथवा नेटस्केप 1 प्रश्न ये, हिंदी सॉफ्टवेयर पैकेज 1 प्रश्न ये, तो इसमें भी 4 प्रश्न बन जाते हैं इकाई 3 में। इंटरनेट संपर्क उपकरणों का परिचय 1 प्रश्न और इंटरनेट संपर्क उपकरणों का परिचय के बाद उसके प्रक्रियात्मक रखरखाव एवं इंटरनेट समय मितव्ययता के सूत्र, है ना, 2 प्रश्न हो गया। फिर इंटरनेट एक्सप्लॉइट अथवा नेटस्केप 3 प्रश्न, हिंदी सॉफ्टवेयर पैकेज ये 4 प्रश्न, इकाई 3 के अंतर्गत 4 प्रश्न। फिर इकाई 4 के अंतर्गत हम देखते हैं कि पत्रकारिता का स्वरूप एवं प्रकार। ठीक है, पत्रकारिता का स्वरूप एवं प्रकार 1 प्रश्न बन गया। फिर हिंदी पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास 2 प्रश्न बन गया। फिर समाचार लेखन कला 3 प्रश्न, संपादन के आधारभूत तत्व 4 प्रश्न, व्यावहारिक प्रूफ शोधन ये 5 प्रश्न, शीर्षक संरचना 6 प्रश्न, लीड 7वां प्रश्न, इंट्रो 8वां एवं शीर्षक, है ना, इंट्रो एवं शीर्षक ये 8वां प्रश्न है। उसके बाद हम देखते हैं कि संपादकीय लेखन प्रश्न संख्या 9, पृष्ठ सज्जा 10, साक्षात्कार 11वां प्रश्न, पत्रकार वार्ता एवं प्रेस प्रबंधन ये होता है 12वां। ठीक है, 9 10 11 ये 12वां प्रश्न। अब आते हैं प्रमुख प्रेस कानून एवं आचार संहिता, ये 13 प्रश्न। तो हम देखते हैं कि इकाई 4 में 13 प्रश्न बनते हैं, इकाई 3 में 4 प्रश्न बनते हैं, इकाई 2 में 6 प्रश्न बनते हैं और इकाई 1 में 5 4 9 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो कामकाजी हिंदी एवं पत्रकारिता के अंतर्गत हम पहला इकाई स्टार्ट करेंगे जिसमें हिंदी के विभिन्न रूप के अंतर्गत सृजनात्मक भाषा को हम पढ़ेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं कामकाजी हिंदी एवं पत्रकारिता के अंतर्गत पहला इकाई प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप या हिंदी के विभिन्न रूप।
इसके अंतर्गत सृजनात्मक भाषा या रचनात्मक भाषा। हम जानते हैं सृजनात्मक भाषा क्या होती है ना। सृजनात्मक भाषा से आशय जिस भाषा में उस देश के अधिक से अधिक साहित्य का सृजन होता है, सृजनात्मक भाषा कहलाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, अतः साहित्य का सर्जन भी इसी भाषा में होता है, अतः यह सृजनात्मक भाषा है। ठीक है, सृजनात्मक भाषा मतलब सर्जन है ना, सर्जन करना या रचना करना। तो सृजनात्मक भाषा से आशय हम समझ चुके हैं कि जिस भाषा में उस देश के अधिक से अधिक साहित्य का सर्जन होता है, सृजनात्मक भाषा कहलाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, अतः साहित्य का सर्जन भी इसी भाषा में होता है, अतः यह सृजनात्मक भाषा है। सृजनात्मक भाषा परिवर्तनशील है, वह युग अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। इसलिए हिंदी साहित्य की आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल की भाषा एक जैसी नहीं है ना। आप चाहो तो इसमें इसका सन लिख सकते हो। आदिकाल का समय है ना 1050 से 1375, भक्तिकाल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल जो है 1900 से अब तक। ठीक है, इन कालों की भाषा भी एक जैसी नहीं है। आधुनिक काल में भी हम देखते हैं कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग है ना। आप चाहो तो इसका भी समय लिख सकते हैं। भारतेंदु युग 1868 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1922, फिर छायावादी युग 1920 से 1935 है ना। 1935 में रहस्यवाद आता है, एक साल। ठीक है, छायावादी युग 1920 से 1934 और एक साल जो है 35वां रहस्यवाद आता है, जिसको छायावाद युग में सम्मिलित कर दिया गया है। फिर प्रगतिवादी युग, इसका समय है 1936 से 1943। फिर प्रयोगवादी युग, इसका समय 1943 से 1950। की भाषा में एकरूपता नहीं है, अर्थात इस युग की भाषा में भी एकरूपता नहीं है। नए साहित्य में तो नए युग के अनुकूल नई भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। वुड्सवर्थ के अनुसार साहित्य की भाषा जनसाधारण की भाषा होनी चाहिए। वुड्सवर्थ ने सृजनात्मक भाषा के संबंध में कहा है कि साहित्य की भाषा जनसाधारण की भाषा होनी चाहिए। साहित्य की ऐसी भाषा हो जो सरल, सीधी और सबकी समझ में आसानी से आ जाए, जो हृदय के भावों को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो तथा सजीव, सप्रमाण व उदात्त हो, मतलब सबको अच्छा लगनी चाहिए। सृजनात्मक भाषा का उद्भव, हम देखते हैं कि सृजनात्मक भाषा का उद्भव कैसे हुआ है। तो सृजनात्मक भाषा का उद्भव बोलचाल की भाषा से हुआ है और साहित्य में प्रयोग होकर स्थायित्व ग्रहण कर लिया है। ठीक है, ये होता है सृजनात्मक भाषा का उद्भव। सृजनात्मक भाषा में नए प्रयोग या परिवर्तन, तो कुछ विद्वानों के अनुसार भाषा में नए प्रयोग व उसमें परिवर्तन के कारण भाषा नए शब्द का रूप ग्रहण कर लेता है। ये होता है सृजनात्मक भाषा में नए प्रयोग या परिवर्तन। आगे देखते हैं जैसे बिल्ली की ओर संकेत करके म्याऊं की आवाज़ निकालना नए शब्द का सृजन करना है। लेकिन भाषा प्रतीकों की भाषा है, जिसके अंगों उपांगों में नियमबद्ध संबंध है ना। सृजनात्मक भाषा तो जैसे बिल्ली की ओर संकेत करके म्याऊं की आवाज़ निकालना क्या कहलाता है, नए शब्द का सृजन करना है। लेकिन भाषा जो है प्रतीकों की भाषा है, अर्थात भाषा को हम प्रतीक लिपि के माध्यम से लिखते हैं। तो भाषा प्रतीकों की भाषा है, जिसके अंगों उपांगों में नियमबद्ध संबंध है, अर्थात भाषा नियमबद्ध चलता है। अब भाषा का प्रयोजन अर्थात कारण, तो भाषा संप्रेषण और विचारों का आदान प्रदान है। ठीक है, भाषा संप्रेषण और विचारों का आदान प्रदान है और इसी आदान प्रदान में भिन्नता ही सृजनात्मक भाषा का प्रयोजन है या कारण है। देखते हैं जैसे वक्ता भाषा का प्रयोग कर अपनी बात कहता है, जो वक्ता होते हैं है ना, अपनी भाषा का प्रयोग कर अपनी बात कहता है। लेखक लिखकर अपनी बात कहता है, पाठक पढ़कर अपनी बात कहता है और श्रोता सुनकर अपनी बात कहता है।
ये क्या करते हैं कि भाषा संप्रेषण और विचारों का आदान प्रदान है, और इस आदान प्रदान में भिन्नता ही सृजनात्मक भाषा का प्रयोजन है या कारण है। जैसे वक्ता है ना भाषा का प्रयोग कर अपनी बात कहता है, लेखक लिख कर अपनी बात कहता है, पाठक पढ़कर अपनी बात कहता है, और श्रोता सुनकर अपनी बात कहता है। इन सभी को भाषा के नियमों का ज्ञान हो, है ना, इन सभी को भाषा के नियमों का ज्ञान हो। भाषा नियमों का ज्ञान नहीं होने से नई शब्द का सर्जन हो जाता है। ठीक है, इन सभी को क्या है, भाषा के नियमों का ज्ञान हो। अगर इन सभी में भाषा के नियमों का ज्ञान नहीं होता है तो क्या होता है, एक नई शब्द का सर्जन हो जाता है, आविष्कार हो जाता है। ठीक है, जैसे वर्तमान में आप, है ना, आप शब्द का आपुन हो गया है। ठीक है, मतलब मैं तो, है ना, मैं का जो है आपुन, ऐसा ये शब्द जो है नया सर्जन हो जाता है। अब आते हैं देखो नियमों का पालन। अब कैसे नियमों का पालन करते हैं, तो भाषा में नियमों का पालन नहीं होने से संदेश का गुणात्मक ह्रास हो जाता है। जो संदेश जिस, है ना, रूप में पहुंचना चाहिए वो वैसा नहीं पहुंचता। ठीक है, तो भाषा में नियमों का पालन नहीं होने से संदेश का गुणात्मक ह्रास हो जाता है। जैसे लेखक अपनी बात जिस मात्रा में प्रेषित करता है वह उतनी मात्रा में नहीं पहुंचता। इससे श्रोता को बात समझने में बाधा आती है। ठीक है, तो श्रोता को क्या बात समझने में बाधा आती है, अर्थात उतनी मात्रा में संदेश नहीं पहुंचता। फिर आते हैं नियमों का उल्लंघन। नियमों का उल्लंघन में हम देखते हैं कि श्रोता कही हुई बात से अधिक प्राप्त करता है, क्योंकि वो नियम का उल्लंघन करता है ना। नियमों के उल्लंघन में श्रोता कही हुई बात से अधिक प्राप्त करता है, तो इस अतिरिक्तता को सर्जन कहा जाता है। ठीक है, कई ऐसे बात होते हैं जो अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है ना, सर्जन कर लेते हैं, नए भाषा, है ना, शब्द का आविष्कार कर लेते हैं। अब देखते हैं नए शब्दों का निर्माण। नए शब्दों का निर्माण कैसी होती है, तो सृजनात्मक भाषा में नए शब्द के निर्माण में नए अर्थों को भरना होता है। ठीक है, सृजनात्मक भाषा में शब्द को तो चयन कर लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन सृजनात्मक भाषा में जो नए शब्द बने रहते हैं ना, नए शब्दों के निर्माण में नए अर्थों को भरना होता है। जैसे लेखक जितना प्रयास संदेश में अतिरिक्त अर्थ भरने में लगता है, पाठक उतना या उससे अधिक अर्थ निकालने में करता है। ठीक है, जैसे नए शब्दों का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन उन नए शब्दों के निर्माण में नए अर्थों को भरना होता है कि इसका इस शब्द का अर्थ ऐसा होता है। जैसे लेखक जितना प्रयास संदेश में अतिरिक्त अर्थ भरने में लगता है ना, तो पाठक उतना या उससे अधिक अर्थ निकालने में करता है। सृजनात्मक भाषा के गुण या विशेषताएं। व्याकरण, पहला पॉइंट है व्याकरण सम्मत एवं परिनिष्ठित भाषा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है सृजनात्मक भाषा के गुण या विशेषता में व्याकरण सम्मत एवं परिनिष्ठित भाषा। सृजनात्मक भाषा व्याकरण सम्मत एवं परिनिष्ठित होती है, अतः यह भाषा प्रायः बोलचाल की भाषा से अलग एवं परिष्कृत होती है, अर्थात शुद्ध होती है। क्या होती है, सृजनात्मक भाषा के गुण या विशेषताएं में व्याकरण सम्मत एवं परिनिष्ठित भाषा। इसके अंतर्गत हम इतना डील कर सकते हैं कि सृजनात्मक भाषा व्याकरण सम्मत एवं परिनिष्ठित होती है, शुद्ध होती है। यह भाषा प्रायः बोलचाल की भाषा से अलग एवं परिष्कृत होती है। दूसरा है साहित्य लेखन में प्रयोग। साहित्य लेखन में प्रयोग, सृजनात्मक भाषा का प्रयोग साहित्य रचना में होता है। इनका सबसे अधिक प्रयोग शिक्षा, साहित्य रचना, पत्र व्यवहार आदि में होता है। कवि और लेखक इनका प्रयोग करते हैं। अब आते हैं तीसरा पॉइंट में, तो सभ्य एवं शिक्षित वर्ग द्वारा प्रयोग। सृजनात्मक भाषा का प्रयोग सभ्य एवं शिक्षित वर्ग द्वारा अपने दैनिक व्यवहार में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, सृजनात्मक भाषा की गुण या विशेषता ये होती है कि सभ्य एवं शिक्षित वर्ग द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं चौथा पॉइंट में। चौथा पॉइंट है समाचार पत्रों की रचना में। समाचार पत्रों की रचना में देखते हैं, तो समाचार पत्रों की रचना में दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्र, पाठ्य पुस्तकों आदि में भी इसी भाषा का सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग होता है। ठीक है,
अब आते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट में है विविध आंदोलनों एवं धार्मिक आयोजनों में प्रयोग। ठीक है, विविध आंदोलनों एवं धार्मिक आयोजनों में प्रयोग में डील देखते हैं। ठीक, तो सृजनात्मक भाषा का प्रयोग विभिन्न आंदोलनों, चुनाव प्रचारों, धार्मिक आयोजनों, है ना, धार्मिक सम्मेलनों, साहित्यिक गोष्ठियों, राजनीतिक सभाओं, सामाजिक अधिवेशनों आदि के अवसरों पर विविध प्रांतों एवं विविध प्रदेशों के शिक्षित एवं सभ्य लोग इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं छठवां पॉइंट। छठवां पॉइंट में हम देखते हैं कि स्वयं की लिपि, है ना, यहाँ पर व्यक्ति विशेष की स्वयं की लिपि नहीं है, अर्थात सृजनात्मक भाषा की स्वयं की लिपि। सृजनात्मक भाषा की स्वयं की अपनी लिपि होती है। फिर आते हैं प्रादेशिक बोलियों का प्रभाव, सातवां पॉइंट। इसमें हम सृजनात्मक भाषा का रूप पूरे क्षेत्र में एक ही नहीं रहता, है ना, एक ही नहीं होता है। प्रादेशिक बोलियों का प्रभाव भी उस पर पड़ सकता है। जितने भी, है ना, सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन बोलियों का प्रभाव भी उस पर पड़ सकता है। आठवां पॉइंट आते हैं विभिन्न बोलियों का प्रभाव। सृजनात्मक भाषा का आसपास की बोलियों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। कभी कभी मानक भाषा आसपास की बोलियों को बिल्कुल समाप्त कर देता है। ठीक है, कभी कभी जो मानक भाषा है ना, मानक भाषा शुद्ध एवं व्याकरण सम्मत होती है, तो भाषा जो है आसपास की बोलियों को बिल्कुल समाप्त कर देता है। फिर आते हैं अभिधा शब्द शक्ति की अधिकता। और ये अभिधा शब्द शक्ति की अधिकता में देखते हैं कि सृजनात्मक भाषा में अभिधा शब्द शक्ति का ही अधिक से अधिक प्रयोग हुआ है। अब ये अभिधा शब्द शक्ति क्या है, इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति की अधिकता। तो सबसे पहले अभिधा शब्द शक्ति को हम समझ लेते हैं कि क्या होता है अभिधा शब्द शक्ति। तो अभिधा शब्द शक्ति हम जानते हैं कि शब्द शक्तियाँ जो है 3 प्रकार की होती है। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो अभिधा शब्द शक्ति का अर्थ है कि जब कोई शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, ठीक है, जब कोई शब्द अपने सामान्य अर्थ को लेकर साहित्य में प्रयुक्त हो जाता है, ठीक है, सामान्य अर्थ को लेकर जब साहित्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, अथवा जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे अपना घर सबको प्यारा होता है, दशरथ अयोध्या के राजा थे, है ना। इन वाक्यों का अर्थ साफ और प्रचलित है। पहले वाक्य का अर्थ अपने घर से सबको प्रेम होता है या अपना घर सबको अच्छा लगता है। देखते हैं मैंने रोटी खाई। यहाँ रेखांकित शब्द रोटी का अर्थ सामान्य रूप से भोजन सामग्री से है जो सामान्य है। अभिधा शब्द शक्ति से बोधित होने वाले अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं तथा वाच्यार्थ बोधक शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि शब्द की शक्ति, है ना, जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को लेकर साहित्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अब आते हैं कर्म वाक्य की प्रधानता। सृजनात्मक हिंदी में कार्यालयी रूप में कर्म वाक्य की प्रधानता होती है। इसमें कथन व्यक्ति सापेक्ष न होकर व्यक्ति निरपेक्ष होता है ना। जैसे कार्यवाही की जाए, ना कि आप कार्यवाही करें। ठीक है, इस उदाहरण को समझिए कि कर्म वाक्य की प्रधानता, कर्म वाक्य की प्रधानता होती है किसमें, सृजनात्मक भाषा के गुण या विशेषता में। सृजनात्मक हिंदी में कार्यालयी रूप में कर्म वाक्य की प्रधानता होती है। उसमें कथन व्यक्ति सापेक्ष न होकर व्यक्ति निरपेक्ष होता है ना। जैसे कार्यवाही की जाए, है ना, ना कि आप कार्यवाही करें। ठीक है, आदेशात्मक हो जाता है। अब देखते हैं 11वां पॉइंट, परिवर्तनशील भाषा। सृजनात्मक भाषा न तो स्थिर भाषा होती है और न विकासशील।
उसमें स्थिरता और विकासशीलता के बीच एक प्रकार का साम्य तथा सदा परिवर्तन लक्षित होता है। अर्थात ये सृजनात्मक भाषा जो है हमेशा परिवर्तनशील होता रहता है। अब 12वां पॉइंट आते हैं। 12वां पॉइंट में हम देखते हैं कि राष्ट्रभाषा पद की प्राप्ति। यह भाषा अनेक प्रांतों में ही नहीं अपितु अंतर प्रांतीय विचार विनिमय में तथा कभी कभी राष्ट्र के विभिन्न भागों में व्यवहार में आती है। ठीक है, ये जो सृजनात्मक भाषा है राष्ट्रभाषा पद की प्राप्ति हेतु क्या करता है कि यह भाषा अनेक प्रांतों में ही नहीं अपितु अंतर प्रांतीय विचार विनिमय में तथा कभी कभी राष्ट्र के विभिन्न भागों में व्यवहार में आती है, अर्थात प्रचलन में होती है। जब इस भाषा का व्यापक रूप से प्रचार अथवा प्रसार हो जाता है तब आगे चलकर वह राष्ट्रभाषा का पद ग्रहण कर लेता है। वर्तमान में हिंदी भाषा की यही स्थिति है। ठीक है, अब देखते हैं सृजनात्मक भाषा में जो गुण हैं, है ना। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आता है तो सृजनात्मक भाषा में निम्न गुण होने चाहिए। पहला पद विन्यास, दूसरा वाक्य विन्यास, तीसरा शब्द समूह और चौथा रूपिम। अब देखते हैं कि पद विन्यास। पद विन्यास क्या होता है कि कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है। ठीक है, पद विन्यास में पद का विन्यास हो जाता है। तो कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है। अनेक शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है तथापि कई पद मिलकर एक वाक्य की रचना करते हैं। ठीक, अब आते हैं, यह संबंध तत्व ही वह कारक है जो पद रचना को सर्वाधिक प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन आदि। ये है पद का विन्यास। ठीक है, पद विन्यास मतलब कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है, कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य क्या है ना, इसको भी बताऊंगा। तो कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है और अनेक शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। ठीक है, अनेक शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है तथापि कई पद मिलकर एक वाक्य की रचना करते हैं। यह संबंध तत्व ही वह कारक है जो पद रचना को सर्वाधिक प्रभावित करता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन आदि। ठीक है, संज्ञा तो जानते हैं, संज्ञा की परिभाषा है ना, इब्री नेम इज ये नाउन या संज्ञा, प्रत्येक नाम संज्ञा है। सर्वनाम है ना, संज्ञा के बदले आने वाले नाम को सर्वनाम कहते हैं। फिर क्रिया, फिर विशेषण, उसकी विशेषता बताता है। लिंग, वचन है ना, प्रथम वचन, द्वितीय वचन, बहुवचन आदि। फिर आते हैं वाक्य विन्यास, है ना। पद विन्यास हो गया, अब वाक्य विन्यास। वाक्य का विन्यास कैसे करते हैं तो वाक्य की संरचना दो अवयवों उद्देश्य एवं विधेय से होता है। ठीक है, वाक्य की संरचना दो अवयव उद्देश्य एवं विधेय से होता है। अब ये उद्देश्य और विधेय को समझते हैं कि उद्देश्य से अभिप्राय कर्ता से होता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है ना, वो उद्देश्य हो गया। और विधेय, वाक्य का शेष भाग विधेय कहलाता है। ठीक, तो वाक्य विन्यास में वाक्य की संरचना दो अवयवों उद्देश्य एवं विधेय से होता है। उद्देश्य से अभिप्राय कर्ता से होता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। वाक्य का शेष भाग विधेय कहलाता है। वाक्य रचना के तत्व। अब वाक्य रचना के तत्व में पद क्रम, लोप, अन्वय, आगम। ठीक है, का पद क्रम, ख लोप, ग अन्वय और घ आगम। हम इसको क्रम से देखेंगे कि पद क्रम क्या है, लोप कैसे हो जाता है और अन्वय क्या है और आगम शब्द क्या है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। अगला देखते हैं पद क्रम। पद क्रम में हम देखते हैं कि शब्दों को निश्चित क्रम, है ना, शब्दों का निश्चित क्रम जो है पद क्रम है। हिंदी की वाक्य संरचना कर्ता धन क्रिया धन कर्म का निश्चित क्रम होता है, ये होता है पद क्रम। ठीक है, तो पद क्रम मतलब समझ गए, पद का क्रम है ना, शब्दों को निश्चित क्रम या शब्दों का, है ना, कौन नहीं होगा,
शब्दों का निश्चित क्रम पदक्रम है। हिंदी की वाक्य संरचना कर्ता धन क्रिया धन कर्म का निश्चित क्रम होता है। कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म, इसका निश्चित क्रम होता है, यही पद क्रम है, इससे उल्टा नहीं हो सकता। ठीक है, पहले कर्ता क्रिया फिर कर्म, ये कर्म है, क्रम लिखा है ना, कर्ता धन क्रिया धन कर्म। अब आते हैं लोप। लोप में क्या होता है कि लोप से तात्पर्य वाक्य में किसी अपेक्षित शब्द का लुप्त हो जाना। अब किसी अपेक्षित शब्द का लुप्त हो जाना कैसे होता है? ऐसी स्थिति में अर्थ की संपूर्णता तो नष्ट नहीं होता, तथापि उसके प्रभाव में न्यूनता अवश्य आ जाती है। ठीक है, लोप से तात्पर्य वाक्य में किसी अपेक्षित शब्द का लुप्त हो जाना। ठीक है, लुप्त हो जाता है किसी किसी शब्द में, तो ऐसी स्थिति में अर्थ की संपूर्णता तो नष्ट नहीं होता। ठीक है, अर्थ की संपूर्णता, जो संपूर्ण अर्थ है वो तो नष्ट नहीं होता, तथापि उसके प्रभाव में न्यूनता आ जाती है, कमी आ जाती है। जैसे राजा का महल, राजा के महल को हम क्या कह सकते हैं? राजमहल। ठीक है, तो राजमहल और राजा का महल, तो कुछ न्यूनता आ जाती है ना, राजमहल बोलने से। अब आते हैं अन्वय। अन्वय में होता क्या है? अन्वय से आशय अनुरूपता से है। संस्कृत में क्रिया और कर्ता में लिंग का अन्वय अनुरूपता नहीं है। ठीक है, अन्वय से आशय अनुरूपता है और संस्कृत में क्रिया और कर्ता में लिंग का अन्वय अर्थात अनुरूपता नहीं है, किंतु हिंदी में है। हिंदी में कर्ता के पुरुष एवं लिंग आदि के अनुरूप क्रिया हो जाती है। जैसे लिंग वचन कारक पुरुष आदि में अनुरूपता अन्वय से संबंध रखता है। ठीक है, देखो संस्कृत में क्रिया और कर्ता में लिंग का अनुरूपता नहीं है, किंतु हिंदी में है। हिंदी में कर्ता के पुरुष एवं लिंग आदि के अनुरूप क्रिया हो जाती है ना। इंग्लिश में पढ़ते हैं ना ही सी इट, वैसा। अब आते हैं आगम। आगम शब्द क्या है? जब कोई शब्द वाक्य में अनावश्यक रूप से प्रयुक्त किया जाता है तब वह आगम की कोटि में आता है ना। आगम शब्द क्या है कि जब कोई शब्द वाक्य में अनावश्यक रूप से प्रयुक्त हो जाता है या प्रयुक्त किया जाता है तब वह आगम की कोटि में आता है। देखते हैं, जैसे प्रधानमंत्री स्वदेश वापस लौटे, वाक्य में वापस का आगम हो गया है। इसकी अनुपस्थिति में भी वाक्य का अर्थ ज्यों का त्यों रहता और संपूर्ण होता। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वदेश वापस लौटे। ठीक है, अगर वापस को ना लिखकर प्रधानमंत्री स्वदेश है ना लौटे, तो जैसे प्रधानमंत्री स्वदेश वापस लौटे, वाक्य में वापस का आगम हो गया है ना, वापस। इसकी अनुपस्थिति में भी वाक्य का अर्थ ज्यों का त्यों रहता और संपूर्ण होता, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वदेश गए हैं है ना, स्वदेश लौटे, स्वदेश मतलब अपना देश आ रहे हैं, तो वापस लौटे। ठीक है, समझ जाना। अब आते हैं शब्द समूह। तीसरा शब्द समूह में हिंदी भाषा का शब्द भंडार 3 प्रकार के शब्द समूहों से निर्मित हो रहा है। पहला परंपरागत, दूसरा प्रादेशिक और तीसरा विदेशी शब्द। ठीक है, तो परंपरागत में हम देखते हैं कि परंपरागत शब्द समूह संस्कृत, पाली, प्राकृत और अभ्रंश से होता हुआ हिंदी में आया है। इसके 3 प्रकार हैं, तत्सम, तद्भव एवं देशज। ठीक है, परंपरागत शब्द समूह। तो परंपरागत शब्द समूह है ना, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अभ्रंश से होता हुआ हिंदी में आया है। इनके 3 प्रकार हैं, तत्सम, तद्भव एवं देशज। अब आते हैं प्रादेशिक शब्द समूह। प्रादेशिक में प्रादेशिक शब्द हिंदी भाषी विभिन्न प्रदेशों की बोलियों से प्राप्त शब्द है। ठीक है, प्रादेशिक मतलब प्रदेश की भाषा, तो प्रादेशिक शब्द हिंदी भाषी विभिन्न प्रदेशों की बोलियों से प्राप्त शब्द है, जो संपूर्ण देश में अंचल विशेष, प्रदेश विशेष का प्रतिनिधि करते हैं। अब आते हैं तीसरा विदेशी शब्द।
लंबे समय तक भारत विदेशियों के शासन में रहा है। शासक की भाषा का उसके शब्दों का हिंदी में आ जाना स्वाभाविक है। अनेक पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, तुर्की शब्द हिंदी भाषा में घुसे हुए हैं जिन्हें अलग करना कठिन है, जैसे टमाटर, पेन, शहीद आदि विदेशी शब्द हैं। ठीक है, विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द तो जानते ही हैं सब। ठीक है, उसके बाद आते हैं रूपिम। ठीक है, थोड़ा देर बाद समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं रूपिम। रूपिम क्या है? रूपिम भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई होता है, अर्थात छोटा सार्थक है ना, छोटा इकाई होता है। तो रूपिम, रूप से रूपिम बना है। तो रूपिम भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई होता है जिसका अर्थ निश्चित होता है। वाक्य में शब्द, रूप और उनका स्थान महत्वपूर्ण होता है। पद का रूप, स्थान एवं संबंध के आधार पर परिवर्तन होता है। प्रयोग और कार्य के आधार पर रूपिम के कई भेद होते हैं, है ना। तो देखते हैं प्रयोग के आधार पर रूपिम के भेद। इसके 3 भेद हैं, मुक्त रूपिम, बद्ध रूपिम और मुक्त बद्ध रूपिम। ठीक है, प्रयोग के आधार पर इसके 3 भेद, मुक्त रूपिम, बद्ध रूपिम, मुक्त बद्ध रूपिम। तीसरा, अब आते हैं कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर हम देखते हैं कि कार्य और उसके अर्थ के आधार पर इसके 2 भेद हैं, अर्थदर्शी रूपिम एवं संबंधदर्शी रूपिम। ठीक है, रूपिम देख लेना कि रूपिम भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई होता है जिसका अर्थ निश्चित होता है। वाक्य में शब्द, रूप और उनका स्थान महत्वपूर्ण होता है। पद का रूप, स्थान एवं संबंध के आधार पर परिवर्तनीय होता है। प्रयोग और कार्य के आधार पर रूपिम के कई भेद होते हैं। वाक्य के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं, मुक्त रूपिम, बद्ध रूपिम और मुक्त बद्ध रूपिम। कार्य के आधार पर, कार्य और उसके अर्थ के आधार पर इसके 2 भेद हैं, अर्थदर्शी रूपिम एवं संबंधदर्शी रूपिम। अब आते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम देखते हैं कि क्या होगा। देखते हैं निष्कर्ष इस प्रकार स्पष्ट है कि सृजनात्मक भाषा का पर्याय रचनात्मक भाषा है, जिसे हम जानते हैं, है ना। इस प्रकार स्पष्ट है कि सृजनात्मक भाषा का पर्याय रचनात्मक भाषा है। रचनात्मक भाषा का प्रयोग साहित्य के क्षेत्र में किया जाता है। इस भाषा में अनुभव और कल्पना का समन्वय होता है, क्योंकि सृजन कर रहे हैं, है ना। तो इस भाषा में अनुभव और कल्पना का समन्वय होता है, जिसके द्वारा कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत आदि की रचना होती है। साहित्य की भाषा कलात्मक और रागात्मक होती है ना, क्योंकि साहित्य है जिसके अंतर्गत कविता, कहानी, उपन्यास लिखे हैं ना। तो साहित्य की भाषा कलात्मक और रागात्मक होती है। इसी गुण के कारण साहित्य आनंद का पर्याय है और पाठक इसमें भाव विभोर हो उठता है। ठीक, आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे संचार भाषा। तो आप सृजनात्मक भाषा को एक बार फिर से देख लेना कि क्या होता है कि प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप प्रश्न आएगा, जिसमें हिंदी के विविध रूप, है ना, दोनों में से कोई से भी पूछ सकता है कि प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप या हिंदी के विविध रूप में सृजनात्मक भाषा या रचनात्मक भाषा को समझाइए, या सृजनात्मक भाषा पर टिप्पणी लिखिए, या सृजनात्मक भाषा से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न गुण या विशेषताएँ बताइए। तो सबसे पहले आप सृजनात्मक भाषा से आशय बता देंगे, फिर एक परिभाषा लिख देंगे वुड्सवर्थ के अनुसार। साहित्य की भाषा जनसाधारण की भाषा होनी चाहिए। फिर सृजनात्मक भाषा का उद्भव जो एक लाइन में है। फिर सृजनात्मक भाषा में नए प्रयोग या परिवर्तन पूछ सकता है ना। अगर नहीं पूछे तो मत लिखना। हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि सृजनात्मक भाषा से जो भी क्वेश्चन पूछे वो हमसे ना छूटे। ठीक, अब देखते हैं कि सृजनात्मक भाषा का प्रयोजन, फिर नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं, फिर नियमों का उल्लंघन, नए शब्द का निर्माण हो जाता है, और सृजनात्मक भाषा के गुण या विशेषताएं जो मैं आपको 12 पॉइंट बताया हूँ, है ना। व्याकरण सम्मत एवं परिनिष्ठित भाषा, साहित्य लेखन में प्रयोग, सभ्य एवं शिक्षित वर्ग द्वारा प्रयोग, समाचार पत्रों की रचना में, और विविध आंदोलनों एवं धार्मिक आयोजनों में प्रयोग। किसका प्रयोग? सृजनात्मक भाषा का प्रयोग। ये इसकी गुण है या विशेषता है। ठीक है, फिर 6वां स्वयं की लिपि, फिर 7वां है प्रादेशिक बोलियों का प्रभाव, 8वां विभिन्न बोलियों का प्रभाव, 9वां अभिधा शब्द शक्ति की अधिकता,
है ना। अभिधा शब्द शक्ति बताया था, जब कोई शब्द अपने सामान्य अर्थ को लेकर साहित्य में प्रयोग होता है तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, है ना। कर्म वाक्य की प्रधानता परिवर्तनशील भाषा होती है सृजनात्मक भाषा, और राष्ट्र भाषा पद की प्राप्ति भी सृजनात्मक भाषा को मिल जाती है। ठीक। अब ये 12 पॉइंट समझ में नहीं आया तो आपके अनुसार, है ना, सृजनात्मक भाषा में निम्न गुण होने चाहिए या इनकी विशेषता होती है: पद विन्यास, वाक्य विन्यास, शब्द समूह या रूपिम। फिर इसको हम क्रम से बांटेंगे। पद विन्यास, ठीक है, पद का विन्यास होता है। फिर वाक्य विन्यास, वाक्य का विन्यास कैसे होता है? उद्देश्य और विधेय से होता है। उद्देश्य से अभिप्राय कर्ता से होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, और शेष भाग विधेय कहलाता है। वाक्य रचना के तत्व जो है पद, क्रम, लोप, अन्वय व आगम से होता है। अब देखते हैं पद क्रम क्या है ना। शब्दों को शब्दों का निश्चित क्रम ही पद क्रम होता है। फिर लोप, है ना, कुछ शब्दों का लोप हो जाता है, ठीक है। वाक्य में किसी अपेक्षित शब्द का लुप्त हो जाना ही लोप कहलाता है। फिर अन्वय, अन्वय अर्थात अनुरूपता। फिर आगम, आगम मतलब कोई विदेशी शब्द आ जाता है, है ना, जब कोई शब्द वाक्य में अनावश्यक रूप से प्रयुक्त हो जाता है तो वह आगम की कोटि में आता है, ठीक है, अनावश्यक रूप से प्रयुक्त हो जाता है। फिर आते हैं शब्द समूह। शब्द समूह भी 3 प्रकार से हैं: परंपरागत और प्रादेशिक और विदेशी शब्द। परंपरागत शब्द समूह में इसके अंतर्गत संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होता हुआ हिंदी में आता है। फिर प्रादेशिक सृजनात्मक भाषा में शब्द समूह में जो है प्रादेशिक के अंतर्गत प्रादेशिक शब्द हिंदी भाषी विभिन्न प्रदेशों की बोलियों से प्राप्त शब्द है, जो संपूर्ण देश में या संपूर्ण देश के अंचल विशेष में या प्रदेश विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रादेशिक शब्द। फिर आते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जानते हैं कि लंबे समय तक भारत विदेशियों के शासन में रहा। शासक की भाषा उनके शब्दों का हिंदी में आ जाना स्वाभाविक है, जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, तुर्की हिंदी में घुस गए हैं, हिंदी भाषा में घुस गए हैं, जिन्हें अलग करना कठिन है, जैसे टमाटर, फेन, शहीद आदि विदेशी शब्द हैं। फिर रूपिम, रूपिम को आप स्पष्ट कर देना कि रूपिम भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई होता है जिसका अर्थ निश्चित होता है, और वाक्य में शब्द, रूप और उनका स्थान महत्वपूर्ण होता है। पद का रूप स्थान एवं संबंध के आधार पर परिवर्तनीय होता है ना। प्रयोग और कार्य के आधार पर रूपिम के कई भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर इसके 3 भेद हैं: मुक्त रूपिम, बद्ध रूपिम और मुक्त बद्ध रूपिम। फिर कार्य के आधार पर हम देखते हैं कि कार्य उसके अर्थ के आधार पर इसके भी 2 भेद हैं: अर्थदर्शी रूपिम एवं संबंधदर्शी रूपिम। फिर आप निष्कर्ष में जो पढ़े हैं उनका सारांश हम लिखते हैं। जैसे इस प्रकार स्पष्ट है कि सृजनात्मक भाषा का पर्याय रचनात्मक भाषा है। रचनात्मक भाषा का प्रयोग साहित्य के क्षेत्र में किया जाता है। इस भाषा में अनुभव और कल्पना का समन्वय होता है, जिसके द्वारा कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत आदि की रचना होती है। साहित्य की भाषा कलात्मक और रागात्मक होती है। इसी गुण के कारण साहित्य आनंद का पर्याय है और पाठक इसमें भाव विभोर हो उठता है। ठीक है, आज की क्लास सृजनात्मक भाषा। नेक्स्ट पढ़ेंगे संचार भाषा, जो हमारे सिलेबस में है। ठीक, ये हिंदी के विभिन्न रूप के अंतर्गत सृजनात्मक भाषा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पढ़ के आना आप संचार भाषा के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है।